उस दिन कोर्ट रूम की हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे जनवरी की सुबह में धूप दिखती तो है, लेकिन शरीर तक पहुँचते पहुँचते जम जाती है। जज साहब अपनी कुर्सी पर सीधे बैठे थे। क्लर्क फाइलें पलट रहा था और मेरे सामने विक्रम, मेरे पति, कम से कम कागजों में अभी भी पति, वो ऐसे खड़ा था जैसे जीत उसकी जेब में रखी कोई चीज़ हो। काले कोट में उसका वकील आत्मविश्वास से भरा हुआ बार बार उसकी तरफ झुक कर कुछ फुसफुसाता और विक्रम हल्का सा मुस्कुरा देता। उस मुस्कान में वही पुरानी आदत थी, दूसरे को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा महसूस करने की आदत। वो मुझे देख रहा था जैसे मैं कोई हार चुकी बाजी हूँ जिसे बस औपचारिकता के लिए कोर्ट में बैठाया गया है। मैंने उसकी तरफ देखा नहीं। मैंने अपनी हथेलियों को एक दूसरे पर टिका रखकर अपनी उंगलियों को शांत रखा। मुझे पता था आज अगर मैं काँप गई तो वह इसे मेरी हार समझेगा, और अगर मैं रो पड़ी तो वह इसे अपनी जीत का सबूत बना देगा। मैंने अपने भीतर के डर को ऐसे दबाया जैसे घर में मिक्सर चल रहा हो और माँ बच्चे को पढ़ाते वक्त आवाज़ कम कर देती है। बाहर सब शांत, भीतर सब तेज। विक्रम ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कानों में घड़ी की आवाज़ तक सुनी होगी, क्योंकि उसकी अधीरता उसकी आंखों में चमक रही थी। उसे लग रहा था बस कुछ मिनट और फिर वो मेरे जीवन की आखिरी चीज थी, अपने नाम करवा लेगा। जज साहब ने पूछा, दोनों पक्ष तैयार है? विक्रम के वकील ने तुरंत कहा, यस योर ऑनर। मेरा वकील मिस्टर सौरभ कपूर ने सिर्फ हल्का सिर हिलाया। मैंने भी सिर हिलाया, बिना किसी नाटक के। विक्रम की नज़र मेरे चेहरे पर टिक गई, जैसे वह ढूंढ रहा हो कि मैं कहाँ टूटूंगी। वो चाहता था कि मेरी आंखों भीगी हो। वो चाहता था कि मैं समझौता शब्दों पर ही डर जाऊँ, लेकिन मैंने बस एक सांस ली, इतनी धीमी कि कोई सुन न सके, और उसी पल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई मेरे अंदर शुरू हो गई। बिना आवाज़ के मैं आपको सब बताऊंगी, लेकिन अगर मैं आज की तारीख से शुरू करूं तो आप मेरे पीछे छुपी कहानी नहीं समझ पाओगे। क्योंकि जिस दिन विक्रम ने कहा था कि वह मुझे छोड़ रहा है, उस दिन उसने सिर्फ रिश्ता नहीं तोड़ा था, उस दिन उसने मेरे विश्वास को अपराध की तरह मेरे सामने रख दिया था। और सबसे बड़ी बात, उस दिन उसने यह भी मान लिया था कि मैं बेवकूफ़ हूँ। हमारी शादी को 8 साल हुए थे, 8 साल जिसमें मैंने उसके लिए अपने को धीरे से छोटा किया ताकि उसका वह बड़ा दिख सके। हम दिल्ली एनसीआर में रहते थे, गुरुग्राम के पास एक सोसाइटी जहाँ हर फ्लैट में बाहर से चमक होती है और अंदर कोई बार सन्नाटा। विक्रम एक रियल एस्टेट से जुड़ा काम करता था। डील, निवेश, प्रोजेक्ट, मीटिंग, कॉल्स, उसकी भाषा में हर चीज़ ग्रोथ थी, लेकिन घर में उसकी भाषा कंट्रोल थी। शादी के शुरुआती सालों में वह मीठा था, कब बोलता था, और जब बोलता था तो ऐसे कि लगे वह मेरी चिंता करता है। अनामिका, तुम थक जाती हो, मैं सब संभाल लूँगा। उस वक्त तो मुझे लगता था यह प्यार है। आज समझ आता है वह आदत थी, किसी और के हिस्से की ताकत अपने हाथ में रखने की आदत। हमारा बेटा आरव तब 3 साल का था जब विक्रम का काम अचानक बहुत बढ़ गया, या यूँ कहिए उसके भीतर का अहंकार बढ़ गया। पहले वह घर समय पर आता, फिर आने में देर होने लगी, फिर फ़ोन पर बात छोटी होती गई, और फिर धीरे धीरे घर सिर्फ एक स्टेशन बन गया जहाँ वह कपड़े बदलने और खाना खाने के लिए रुकता था। मैंने शिकायत नहीं की, क्योंकि मैंने खुद को समझाया कि वह मेहनत कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है, आरव के भविष्य के लिए कर रहा है, घर के लिए कर रहा है।
और क्योंकि मैं वही पत्नी थी जिसे बचपन से सिखाया गया था शादी निभाना है तो थोड़ा सहना पड़ता है। मेरी सास माया देवी अक्सर कहती, पुरुषों पर ज़्यादा सवाल मत उठाओ, बहू घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। उनके शब्द मीठे नहीं थे, लेकिन उन पर एक संस्कार का पर्दा था जिसके पीछे दबाव छुप होता है, और मैं उस दबाव को परिवार समझकर सहती रही। मैंने भी काम किया, फुल टाइम नौकरी नहीं, लेकिन घर से ट्यूशन, कभी ऑनलाइन क्लास, कभी कंटेंट राइटिंग, ताकि घर के छोटे खर्चे मेरे हाथ में रहे। विक्रम को अच्छा लगता था कि मैं व्यस्त रहूं, क्योंकि व्यस्त इंसान सवाल कम पूछता है। वह चाहता था कि घर की दुनिया मैं तक सीमित रहे और बाहर की दुनिया उसकी रहे। मैंने ऐसे रिश्ते में सबसे ज़्यादा जो किया वो था चुप रहना। कभी कभी चुप रहना भी एक तरह की उम्मीद होती है। हम सोचते हैं शायद सामने वाला सुधर जाएगा, शायद यह बस एक फेज है, शायद कल बेहतर होगा। लेकिन कुछ लोग सुधरते नहीं, कुछ लोग बस और निडर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला कभी जवाब नहीं देगा। एक रात करीब 10 बजे विक्रम घर आया। उसकी छत पर परफ्यूम की तेज खुशबू थी, ऐसी खुशबू जो घर के आम डिटर्जेंट से नहीं आती। वह सीधे कमरे में गया, हाथ धोया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने आरव को सुलाया और किचन में उसकी पसंद की दाल चावल रखी थी। मैंने प्लेट रखी, वो खाने लगा। मैंने पूछा, आज देर हो गई? बस इतना, कोई आरोप नहीं, कोई ताना नहीं। वो अचानक रुका, फिर उसने प्लेट से नज़र उठाई और मेरे चेहरे को ऐसे देखा जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। तुम्हें हर बात में सवाल करना है, मैंने कहा। सवाल नहीं, बस पूछ रही थी, उसने हंसकर कहा। बस पूछ रही थी? अनामिका, तुम जितना बोलती हो ना उतना लोग सुनते भी नहीं। तुम्हें लगता है मैं हर दिन तुम्हें रिपोर्ट दूँ? उस पर मुझे लगा यह आदमी अब वो नहीं रहा जिसे मैंने शादी के मंडप में देखा था। यह वो है जो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा। मैंने गहरी सांस ली, मैंने बात बदल दी। मैंने कहा, आरव की स्कूल की फीस वो बीच में ही काट गया। पैसे की चिंता मत करो, मैं सब दे दूंगा। लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारा काम घर है और मेरा काम बाहर। बाहर में क्या होता है, किससे मिलता है, कब आता है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। उसने यह इतना सामान्य तरीके से कहा जैसे वो मुझे कोई ज़रूरी सलाह दे रहा हो। और मैं उससे रात देर तक सो नहीं पाई, क्योंकि जब कोई आपको आपके ही घर में छोटा बना देता है तो आप तके पर सिर रखकर भी खुद को बड़ा महसूस नहीं कर पाते। अगले कुछ महीनों में विक्रम और बदल गया। उसके फ़ोन पर लोग रहता, कॉल आते ही बाहर चला जाता। उसकी बिजनेस मीटिंग्स अब वीकेंड पर भी होने लगी। मैंने एक बार आरव के सामने बहस नहीं की। मुझे डर था बच्चे के मन में डर बैठ जाएगा। और सच कहूँ, मुझे यह भी डर था कि कहीं विक्रम मुझे मेंढक साबित करके आरव को मुझसे दूर न कर दे, क्योंकि समाज में अक्सर माँ की भावनाओं ड्रामा कहलाती है और पिता की ठंडक मैच्योरिटी। फिर एक दिन बिना किसी तैयारी के वह धमाका हुआ जिसने मेरी जिंदगी को 2 हिस्से में बांट दिया। विक्रम ने रविवार की दोपहर मुझे ड्राइंग रूम में बुलाया। सास भी वहीं बैठी थी। उनकी गोद में पूजा की माला थी, जैसे वह किसी धार्मिक काम में व्यस्त थी, लेकिन आंखें एकदम चौकनी थी। विक्रम ने टीवी बंद किया, रिमोट रख दिया और ऐसे बोला जैसे किसी मीटिंग की शुरुआत कर रहा हो। अनामिका, हमें अलग होना चाहिए। मैंने सोचा मैंने गलत सुना। मैंने कहा, क्या? वो बिना झिझक बोला, डिवोर्स।
उस शब्द ने मेरे कानों के भीतर जैसे एक सीटी बजा दी। घर की दीवारें अचानक और पास आ गई। मैंने सास की तरफ देखा। वह चुप थी। उनकी चुप्पी में सहमति थी। मैंने विक्रम की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई दुख नहीं था, बस एक संतोष था, जैसे वो कोई बोझ उतार रहा हो। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? वो हंसा और फिर बोला, क्योंकि मैं थक गया हूँ तुम्हें रोने धोने से, तुम्हारे सवालों से, तुम्हारी छोटी सोच से। और सच बताओ, तुम्हारे साथ रहकर मेरी ग्रोथ रुक रही है। उसने मेरे पूरे अस्तित्व को एक वाक्य में रुकावट बना दिया। मैंने कहा, आरव। उसने तुरंत कहा, आरव मेरे पास रहेगा। तुम चाहो तो वीकेंड पर मिल लेना। मेरी सांस अटक गई। तुम यह कैसे तय कर सकते हो? वह कुर्सी से थोड़ा आगे झुका। क्योंकि मैं पिता हूँ और मैं कमा रहा हूँ, और कोर्ट भी वही देखेगा। उस वक्त मैंने पहली बार समझा, विक्रम अब पति नहीं, मेरे विरोधी है, और वह इस खेल में खुद को बहुत ताकतवर समझता है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, और तुम क्या चाहते हो? वो ऐसे मुस्कुराया जैसे ये सवाल उसे चाहिए था। सेटलमेंट, उसने कहा, कर, कार, और जो भी इन्वेस्टमेंट है सब मेरे नाम। मैंने कहा, यह तो हमारा है। वह तुरंत बोला, हमारा तुमने क्या लगाया है इसमें? मेरे अंदर कुछ टूट कर गिरा। मैंने सालों की नींदें, सालों की मेहनत, आरव की हर रात की दवाई, विक्रम की हर मीटिंग के लिए तैयार किया। टिफिन, उसके पीछे दौड़ा हुआ सारा जीवन, सब एक पल में कुछ नहीं बन गया। मैंने कहा, मैंने घर संभाला है। वो ठंडा पड़ा। घर संभालना कोई योगदान नहीं अनामिका, यह तो तुम्हारा काम है। सास ने धीरे से माला की एक और मन का खींची, जैसे वह ये वाक्य पर मुंह लगा रही हो। उस दिन के बाद मेरे लिए घर नहीं रहा। हर कमरे में विक्रम की आवाज़ गूंजती। आरव की हंसी भी मुझे चुभती, क्योंकि मुझे डर था यह हंसी कहीं मुझसे छीन न ली जाए। विक्रम ने अगले हफ्ते वकील भेज दिया। नोटिस आया। भाषा इतनी ठंडी और औपचारिक थी, जैसे हम 8 साल साथ नहीं रहे, बल्कि कोई बिजनेस डील खत्म कर रहे हो। मैंने पहली बार कानूनी शब्दों को पढ़ा और महसूस किया कि कानून में भावना के लिए बहुत कम जगह होती है। विक्रम चाहता था कि मैं डरूं। वो चाहता था कि मैं जल्दबाजी में साइन कर दूं। वो बार बार कहता, अगर आराम से सेटलमेंट कर लो तो तुम्हारी इज्जत बच जाएगी, वरना कोर्ट में सब खुलेगा। मुझे समझ नहीं आया, क्या खुलेगा? मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन मेरे समाज में औरत को डराने के लिए गुनाह की जरूरत नहीं होती, सिर्फ बदनामी का नाम काफ़ी होता है। मैंने अपने मायके में किसी को नहीं बताया। माँ बाप बूढ़े थे। मैं नहीं चाहती थी कि वे टूटे। और सच यह भी था कि मैं खुद को दोषी मानने लगी थी। कई औरतें यही करती है। हम सोचते हैं शायद हमारी कमी होगी, शायद हम पर्याप्त नहीं थे, शायद हमने कुछ गलत कहा होगा। लेकिन नहीं, कभी कभी सामने वाला गलत होता है और हमें बस उसे सही मानते रहते हैं। मैंने एक रात आरव को सुलाने के बाद अपने लैपटॉप पर डिवोर्स, सेटलमेंट और कस्टडी पढ़ना शुरू किया। हर लेख, हर वीडियो मेरे डर को बढ़ा रहा था। फिर भी मैं पढ़ती रही, क्योंकि डर से बड़ा एक ही काम होता है, सच जानना। उसी दौरान मुझे एक चीज़ बार बार समझ में आई। विक्रम जितना आत्मविश्वास दिखा रहा है, वह उतना अंदर से घबराया हुआ भी हो सकता है, क्योंकि आत्मविश्वास और अहंकार में फर्क होता है। आत्मविश्वास सच पर खड़ा होता है, अहंकार भ्रम पर। और विक्रम भ्रम पर खड़ा था। अगले दिन में अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड से मिली, नेहा। वो भी कॉरपोरेट फर्म में काम करती थी और उसका पति सीए था। मैंने सीधे नहीं कहा
कि मैं डिवोर्स ले रही हूँ। मैंने बस कहा, अगर किसी के नाम पर घर हो लेकिन लोन कुछ और हो तो क्या होता। नेहा ने मेरी तरफ देखा, जैसे उसने मेरे चेहरे पर डर पहचान लिया हो। उसने कहा, यह सवाल ऐसे नहीं पूछते। अनामिका, क्या हुआ? मैंने पहली बार किसी के सामने सच बोला। शब्द मेरे मुंह से ऐसे निकले जैसे मैं सालों से पानी के अंदर थी और अब सतह पर आई हूँ। नेहा ने मेरी बात सुनी, फिर बोली, पहले शांत हो। दूसरा, तुम किसी अच्छे फैमिली लॉयर से बात करो। और तीसरा, कागज देखे बिना कोई भी साइन मत करना। उसकी आखिरी लाइन मेरे लिए जीवन रेखा बन गई। कागज देखे बिना कुछ नहीं। मैंने उसी हफ्ते सौरभ कपूर से अपॉइंटमेंट लिया। वो फैमिली कोर्ट्स के पास ही बैठते थे। ऑफिस छोटा था लेकिन उनकी आंखें बहुत साफ थी। जब मैंने कहानी बताई, उन्होंने बीच में नहीं टोका। उन्होंने पूछा, आपके पति क्या मांग रहे हैं? मैंने कहा, सब कुछ, घर, कार, इन्वेस्टमेंट। उन्होंने पूछा, आप क्या चाहती हैं? मैंने पहली बार अपने अंदर का सच सुना। मैंने कहा, मैं अपना सम्मान चाहती हूँ और मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती। सौरभ ने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ करनी होगी। मैंने पूछा, क्या? वो बोले, आपको उन्हें यह यकीन दिलाना होगा कि आप कमज़ोर है। मैं चौंक गई। कमज़ोर? उन्होंने कहा, हाँ, क्योंकि जो आदमी आपको दबाकर जीतना चाहता है वह तभी गलती करेगा जब उसे लगेगा कि सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। उस दिन पहली बार मुझे लगा मेरी चुप्पी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ढाल हो सकती है। घर लौटते वक्त मेरे हाथ काँप रहे थे। मैं सोच रही थी, मैं यह कैसे करूँगी? विक्रम इतना चालाक है, उसके पास पैसे है, लोग हैं, मुझसे ज़्यादा बोलने की ताकत है। लेकिन फिर मुझे वह सारे पल याद आए जब उसने मेरे योगदान को कुछ नहीं कहा था, जब उसने मेरे सवाल को ड्रामा कहा था, जब उसने आरोप को मेरे खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। और उसी पल मेरे अंदर एक नई ठंडक आई। डर वाली ठंडक नहीं, निर्णय वाली ठंडक। मैंने खुद से कहा, अनामिका, अगर तुम आज नहीं लड़ी तो कल आरव तुम्हें याद करेगा, लेकिन तुम्हें कभी समझ नहीं पाएगा। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा यह सीखे कि माँ चुप रहकर हार जाती है। उस रात विक्रम ने फिर कॉल किया। उसकी आवाज़ में वही पुराना टन था। क्या सोचा, साइन करोगी या कोर्ट में तमाशा करोगी? मैंने अपने अंदर की आग को निकाला और नरम आवाज़ में कहा, मैं सोच रही हूँ। वो सा, सोचो सोचो, जितना सोचोगी उतना नुकसान तुम्हारा। मैंने कहा, विक्रम, आरोप को मेरे खिलाफ मत करो। उसने ठंडेपन से कहा, आरोप को सच दिखाना पड़ेगा कि उसकी माँ क्या है। फोन कट गया। मेरे हाथ से फोन धीरे से नीचे आया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया है। मैं रोई नहीं, मैं बस बैठी रही, क्योंकि उस रात मैंने तय कर लिया था कि मैं अब खुद को साबित नहीं करूँगी। मैं उसे फंसने दूंगी। अगले कुछ हफ्तों में बाहर से वैसी ही रही, शांत सही में थोड़ी टूटती हुई। मैंने सास के सामने बहस नहीं की, मैंने विक्रम के सामने सवाल नहीं किए। मैंने मीडिएशन की बात आते ही कहा, ठीक है, जैसा आप लोग कहे। विक्रम का अहंकार हर दिन बढ़ता गया। वह अपने दोस्तों के सामने बताने लगा कि अनामिका डर गई है। उसने शायद किसी को यह नहीं बताया होगा कि उसने मुझे सिर्फ छोड़ा नहीं, मुझे कुचलना भी चाहा। और जब कोई आदमी कुचलना चाहता है तो उसे लगता है सामने वाला मिट्टी है। उस भ्रम में वह सबसे बड़ी गलती करता है, और यही गलती विक्रम करने वाला था। कोर्ट की पहली तारीख आई। मैं सौरभ कपूर के साथ पहुंची। विक्रम पहले से वहाँ था, सूट में घड़ी चमकती हुई,
चेहरे पर वही मैं जीत चुका हूँ वाला भाव। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपने वकील को कुछ कहा। वकील ने मुस्कुराकर कागज निकाले। मुझे पता था वे कागज वही है जिन पर वह मुझे जल्दी साइन करवाना चाहता है। मैंने अपनी पलकों को थोड़ा झुका लिया, जैसे मैं डर गई हूँ। विक्रम ने इसे नहीं समझा। उसकी आंखों में चमक और बढ़ गई। जज साहब ने दोनों पक्षों को समझौते के लिए पूछा। विक्रम का वकील बोला, माय लॉर्ड, हम तैयार हैं। वाइफ को बस साइन करना है और मामला खत्म। उसकी आवाज़ में जैसे विजय का ढोल था। मैंने सोरम की तरफ देखा। सोरम ने बहुत हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कह रहे हो, ठीक है, अब शुरू करो। मैंने धीरे से कहा, माय लॉर्ड, मैं बस चाहती हूँ कि मेरा बेटा सुरक्षित रहे। विक्रम ने तुरंत कहा, बिल्कुल, वो मेरे साथ सुरक्षित रहेगा। उसने यह ऐसे कहा जैसे मेरा बेटा कोई फाइल हो जिसे वो अपने पास रखना चाहता है। मेरे अंदर कुछ सीखा, लेकिन मेरा चेहरा शांत रहा। जज साहब ने तारीख आगे बढ़ाई और जैसे ही हम बाहर निकले, विक्रम मेरे पास आया। कोर्ट के बाहर लोग थे, वकील थे, केस वाले थे, हर किसी की अपनी चिंता। विक्रम ने वही मौका चुना ताकि मैं बोल भी न सकूं। उसने धीमी आवाज़ में कहा, देखो अनामिका, अभी भी समय है, साइन कर दो। घर, कार, सब और मैं तुम्हें थोड़ा बहुत दे दूंगा ताकि तुम जी सको। उसकी दया मुझे थप्पड़ जैसी लगी। मैंने उसी धीमी आवाज़ में कहा, मैं कर दूंगी, बस थोड़ा समय। उसने हंसकर कहा, तुम्हें समय चाहिए? तुम्हें तो हमेशा समय चाहिए। फिर वह मुड़ा और चला गया। जैसे उसने मेरी रीढ़ तोड़ दी। तो उसके जाते ही मैंने अपने भीतर की सांस छोड़ी। सौरभ ने पूछा, आप ठीक है? मैंने कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। बस अब मुझे यकीन हो गया है कि वह फंसेगा। सौरभ ने मेरी तरफ देखा और पहली बार उनके चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि आई। ठीक है, अब अगला कदम याद रखिए। आपको उसे और भरोसा दिलाना है कि आप हार रही है। मैंने सिर हिलाया। मेरे लिए हारने का अभिनय आसान था, क्योंकि मैं सच में बहुत कुछ खो चुकी थी। लेकिन जीतने की तैयारी वो पहली बार थी। उस रात मैं घर लौटी। आरव मेरे पास दौड़ कर आया। मम्मा, आज आप कहाँ गई थी? मैंने उसे गोद में उठाया और कहा, काम था बेटा। उसने मेरी गर्दन में हाथ डालकर कहा, आप उदास लग रहे हो। मैंने उसके बालों को सहलाया। नहीं मम्मा, बस थक गई है। लेकिन आरव के छोटे हाथों ने मेरे भीतर की सारी टूटन महसूस कर ली थी। मैं उसे बस समझ गई कि यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, यह आरव की भी है। और मैं उसे यह नहीं सिखा सकती कि इंसाफ मांगना गलत है। मैंने आरव को सुलाया, फिर अलमारी से एक पुराना फोल्डर निकाला। उस फोल्डर में कुछ ऐसे कागज थे जिन्हें मैंने सालों पहले बस ये संभाल कर रखा था। कुछ मेल प्रिंट आउट, कुछ बैग की कॉपी, कुछ डॉक्यूमेंट की फ़ोटो। मैंने उन्हें उस समय इसलिए संभाला था क्योंकि मेरे मन में एक हल्की सी शंका जगी थी। शंका जिसे मैंने तब नज़रअंदाज किया था, क्योंकि रिश्ते में शक को लोग गुनाह मानते हैं। लेकिन आज आज वही शंका मेरी ढाल बन सकती थी। मैंने उन कागजों को टेबल पर फैलाया और पहली बार साफ साफ देखा कि विक्रम की जिंदगी जितनी चमकदार दिखती है, उतनी ही खोखली भी है। और अगर वह चाहता है कि मैं सब कुछ उसे दे दूँ तो मैं दूंगी। लेकिन सब कुछ में कुछ ऐसा भी था जिसे वह बिल्कुल नहीं देख रहा था। मैंने धीमे से खुद से कहा, विक्रम, तुम्हें लगता है तुम मुझे खाली कर दोगे, लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि खालीपन में भी कुछ छुपा होता है। और उसी पल
मेरे चेहरे पर एक बहुत छोटी सी मुस्कान आई, इतनी छोटी कि कोई देखे तो कहे यह सिर्फ थकान है, लेकिन मेरे लिए वो मुस्कान एक वादा थी, अपने आप से, अपने बेटे से। और उस दिन से मैंने अपनी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा लिखना शुरू किया। वो हिस्सा जिसमें मैं रोती नहीं, चीखती नहीं, बस इंतजार करती कि सामने वाला खुद अपनी गलती पर हस्ताक्षर कर दे। और मुझे पता था अगली सुनाई में विक्रम एक ऐसा कागज लेकर आएगा जिससे वह मेरी हार समझेगा, लेकिन असल में वही कागज उसकी जिंदगी था। सबसे बड़ा चाल होगा, क्योंकि वो भूल गया था कि मैं 3 साल से चुप थी। और चुप रहने वाले लोग जब खेलते हैं तो शोर नहीं करते, बस फैसला करते हैं। अगली सुबह में जल्दी उठ गई। घर अभी भी सो रहा था, लेकिन मेरे भीतर कोई नींद बची ही नहीं थी। किचन में दूध उबलने की आवाज़, प्रेशर कुकर की धीमी सीटी और खिड़की के बाहर सोसाइटी की गार्ड की सीटियाँ, सब कुछ वैसा ही था जैसे हर दिन होता है। बस फर्क यह था कि अब मैं वही अनामिका नहीं थी जो कल तक हर चीज़ को ठीक हो जाएगा कह कर टाल देती थी। अब मेरे पास एक ही काम था, सच को पकड़ना और उसे समय पर इस्तेमाल करना। मैंने आरव के लिए लंच बॉक्स रखा, उसके यूनिफॉर्म की शर्ट प्रेस की और उसके माथे पर हाथ रख कर देखा कि भूखा तो नहीं। माँ होने का काम किसी कोर्ट डेट से रुकता नहीं, लेकिन माँ होने का मतलब यह भी है कि अब डर को घर के बाहर नहीं, भीतर से निकाल कर फेंकना होगा। विक्रम उस दिन भी देर से उठा। उसने चाय पी, फोन देखा और ऐसे बैठा जैसे घर में कुछ बड़ा चल ही नहीं रहा। उसने मुझे देखा और बोला, आज तुम बहुत शांत हो। उसके आवाज़ में शक था, लेकिन उसके चेहरे पर वही पुराने अहंकार की परत भी थी। मैंने नजर झुकाकर कहा, क्या करूं? थक गई हूँ। वो हल्का सा, थक गई हो? अभी तो असली थकान शुरू होगी। उसने यह ऐसे कहा जैसे वो मेरे भविष्य पर अधिकार रखता हो। मैंने जवाब नहीं दिया। मैं चाहती तो उसी वक्त बोल सकती थी कि तुम खुद थकने वाले हो विक्रम, लेकिन नहीं। सौरभ ने जो कहा था वो मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसे भरोसा दिलाओ कि तुम हार रहे हो। ऐसे लोग तभी गलती करते हैं। आरव स्कूल चला गया। सास ने पूजा का दिया जलाया और मुझ पर एक तेज नजर डाली। बहु कोर्ट कचहरी का मामला घर में शांति खत्म कर देता है। अगर समझदारी है तो समझौता कर लेना। उनके शब्दों में चिंता कम, नियंत्रण ज़्यादा था। मैंने धीमे से कहा, जी माँ जी। माया देवी को जी सुनकर राहत मिली, क्योंकि उन्हें लगा मैं अब भी दबाव में हूँ। उन्हें क्या पता था कि यह जी मेरे भीतर की तैयारी का हिस्सा है। कभी कभी सबसे बड़ा विद्रोह सबसे छोटे शब्दों में छुपा होता है। दोपहर में नेहा का फोन आया। उसने धीरे से पूछा, कैसी हो? मैंने कहा, ठीक हूँ। वो तुरंत समझ गई कि मैं ठीक नहीं हूँ। आज मिल सकते हो? मैंने समय देखा। सास दोपहर में आराम करती थी। विक्रम बाहर जाने वाला था। मैंने कहा, हाँ, 2 बजे। नेहा ने मुझे पास के एक कैफे में बुलाया, वहीं जहाँ कॉलेज के दिनों में हम हंसते थे। आज वहाँ हंसी नहीं थी, बस एक अजीब सी गंभीरता थी जो दोस्ती को भी भारी कर देती है। कैफे में बैठते ही नेहा ने मेरे हाथ पकड़ लिए। अनामिका, कागज मिले। मैंने बैग से वही पुराना फोल्डर निकाला जिसे मैंने रात में टेबल पर फैलाया था। उसमें बैंक के कुछ ईमेल प्रिंट आउट, 1-2 रजिस्ट्री की कॉपी और कुछ लोन से जुड़े नोटिफिकेशन थे जिनका मतलब मैं तब नहीं समझ पाई थी। नेहा ने उन्हें एक एक करके देखा। उसकी आंखें थोड़ी सी कूंडी। फिर उसने धीरे से कहा, यह सब बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने फुसफुसाया कर पूछा,
क्या यह काफ़ी है? नेहा ने मेरी तरफ देखा। काफ़ी होने के लिए नहीं, दिशा देने के लिए। देखो, यह जो EMI अल्ट्रस है, यह बता रहे हैं कि विक्रम के नाम पर कुछ भारी चल रहा है। मैंने कहा, लेकिन वो तो कहता है सब इन्वेस्टमेंट है। नेहा ने कड़वाहट से मुस्कुराया। इन्वेस्टमेंट और कर्ज में फ़र्क वही समझता है जिसने कभी हिसाब देखा हो। विक्रम तुम्हें चमक दिखा रहा है, पर चमक के पीछे बैंक होता है। अनामिका, उसने फिर अपने पति को कॉल किया और स्पीकर पर रखा। आदित्य, मेरी दोस्त के केस में एक सवाल है। अगर पति एसेट मांग रहा है और उन एसेट्स पर लाइबिलिटीज है तो क्या होता है? आदित्य की आवाज़ थोड़ी रुकी, फिर वह बोला, यदि किसी संपत्ति पर लोन है तो संपत्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। एसेट्स अकेले नहीं चलते, लाइबिलिटी भी बनती होती है। और अगर सेटलमेंट में ट्रांसफ़र हो तो क्लोजेस बहुत मायने रखते हैं। मैंने जैसे पहली बार सांस ली। मतलब अगर वह सब अपने नाम करवा ले तो? आदित्य बोला, तो वह कर्ज भी अपने नाम कर सकता है, पर यह सब डॉक्यूमेंट्स पर डिपेंड करेगा। नेहा ने फ़ोन काटा और मुझे देखा। अब समझ रही हो, वो सब कुछ मांग रहा है, पर सब कुछ में कुछ ऐसा है जो उसे डुबा सकता है। मेरे भीतर एक ठंडी लहर दौड़ी, डर की नहीं, किसी अंधेरे कमरे में अचानक लाइट जल जाने की। मैंने घर लौटते वक्त रास्ते में सोचा, इतनी बड़ी बात और मुझे पता ही नहीं। मैंने अपनी शादी में इतने साल कैसे गुजारे, दिए बिना यह जाने कि हमारा घर, हमारी कार, हमारे स्टेटस की असलियत क्या है। फिर मुझे विक्रम की वही लाइन याद आई, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। उसने मुझे जानने नहीं दिया और मैंने भी आसान रास्ता चुना था, क्योंकि जानना मेहनत मांगता है और रिश्ते में बहाना बहुत आराम देता है। लेकिन अब बहाने का वक्त ख़त्म था। घर आकर मैंने एक चीज़ सबसे पहले की, मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, लेकिन इस बार भावनाएं लिखने के लिए नहीं। इस बार मैंने टाइमलाइन बनाना शुरू किया। कौन सा नोटिस कब आया, विक्रम ने किसी महीने नई कार ली, किस महीने उसने अचानक नया प्रोजेक्ट बताया, किस महीने उसने मेरे नाम पर कोई पेपर साइन करवाया था। फॉर्मेलिटी कहकर मैंने हर तारीख याद करने की कोशिश की, जैसे किसी अपराध का सबूत इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि सच यही था, यह भावनाओं का केस नहीं था, यह चारों के केस था। शाम को सोनम कपूर का मैसेज आया, कल ऑफिस आ जाइए, कुछ डॉक्यूमेंट्स की कॉपी चाहिए। मैं अगले दिन उनके ऑफिस पहुंची। उन्होंने मेरे लिए वे कागज़ देखे, फिर बोले, आपने अच्छा किया कि यह संभाले। अब हमें दो काम करने हैं। पहला यह पता लगाना है कि विक्रम की मांग में क्या क्या शामिल है। दूसरा, उसे यह लगने देना कि आप डर गई है और बस ख़त्म करना चाहती है। मैंने पूछा, लेकिन अगर मैं डर गई दिखूंगी तो? कसड़ी सोनम ने हाथ उठाकर मुझे रोका। आप माँ हैं, आपको डर लगना स्वाभाविक है। हम उसी स्वाभाविक डर को रणनीति बनाएंगे। हम कोर्ट में इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल दिखेंगे। फिर उन्होंने एक शब्द कहा जिसने मेरे भीतर की समझ बदल दी, नैरेटिव। उन्होंने कहा, कोर्ट में फैक्ट्स के साथ नैरेटिव भी चलता है। विक्रम की नैरेटिव यह है कि वह कमाता है, आप नहीं। वह स्टेबल है, आप इमोशनल है। हमें आपकी नैरेटिव बनानी है। आप रिस्पॉन्सिबल से, आपने बच्चे की केयर की है, आपको ऑपरेशन चाहती है और आप सेटलमेंट में रीजनेबल है। मैंने सिर हिलाया। मुझे पहली बार लगा कि मैं सिर्फ पत्नी नहीं, अब एक कहानी की लेखक हूँ और इस कहानी में मेरा रोल विक्टिम का नहीं होगा,
सौरभ ने एक फाइल आगे बढ़ाई। यह मीडिएशन में जाएगा। विक्रम की तरफ से जो ड्राफ्ट आएगा उसे ध्यान से पढ़ना होगा। कई बार लोग जल्दी में साइन कर देते हैं। मैंने धीमे से कहा, वो मुझे जल्दी करवाना चाहता है। सौरभ ने हल्की हंसी हंसी क्योंकि उसे लगता है आप पढ़ नहीं पाएगी, पर आपको पढ़ना होगा। और अगर आपको कुछ समझना है, आप सिर्फ एक लाइन कहिए, मैं अपने वकील से सलाह लेकर ही साइन करूँगी। मैंने पूछा, और अगर वह गुस्सा करे? सौरभ का जवाब बहुत शांत था। गुस्सा आशा संकेत है। जिस दिन वह जरूरत से ज़्यादा गुस्सा करेगा उस दिन समझिए वह नियंत्रण खो रहा है। मैंने उस लाइन को अपने भीतर बैठा लिया। घर लौट कर मैंने एक और चीज़ नोट की। विक्रम मेरे ऊपर अलग तरह से दबाव बना रहा था। वह घर में ज़्यादा दिखने लगा, लेकिन उसकी मौजूदगी सुकून नहीं देती थी। वो हर बात में समझौता शब्द डालता। सोसाइटी में बात फैल जाएगी, आरव पर असर होगा, तुम अकेले क्या कर लोगी। कभी कभी वो नरम बनता, जैसे झूठा चिंतित पति। अनामिका, मैं चाहता हूँ तुम परेशान ना हो। और फिर उसी सांस में कहता, बस साइन कर दो। उसका प्यार भी एक सौदा बन गया था। उससे मुझे अब साफ दिख रहा था, वो मुझे इंसान नहीं, एक ऑब्स्टकल मानता है, एक बाधा जिससे हटाकर वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता है। एक दिन रात को आरव ने मेरे पास आकर पूछा, मम्मा, पापा आपसे नाराज है? उसकी आंखों में डर था। मैंने उससे अपने पास खींच लिया। नहीं बेटा, पापा बिजी है। आरव बोला, कल उन्होंने कहा कि मम्मा बहुत जिद्दी है। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने खुद को संभाला। और तुमने क्या कहा? आरव ने कहा। मैंने कहा, मम्मा अच्छी है। उससे वाक्य ने मेरी आंखों को चलाया, लेकिन मैं रोई नहीं। मैंने आरव को कहा, देखो बेटा, बड़े लोग कभी कभी गलत बातें कह देते हैं, पर तुम यह याद रखना, तुम दोनों के बीच में नहीं आओगे। तुम बस बच्चा हो। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन बच्चों की हाँ में भी डर रहता है। मैंने उसे सुलाया और खुद बाथरूम में जाकर पानी खोलकर देर तक हाथ धोती रही, जैसे मैं अपने भीतर की घबराहट धो रही हूँ। मैंने खुद से कहा, इस बच्चे के लिए मैं टूट नहीं सकती। मैं अभिनय कर सकती हूँ, लेकिन टूट नहीं सकती। मेडिएशन की तारीख आई। मेडिएशन सेंटर में लोग ऐसे बैठे थे जैसे डॉक्टर ने क्लिनिक में लोग बैठते हैं। हर किसी को अपनी बीमारी सबसे बड़ी लगती है, और इस किसी को डर है कि इलाज दर्द देगा। विक्रम वहाँ भी उसी सूट में आया। वही खड़ी, वही मैं सही हूँ वाला चेहरा। उसने मेरे सामने बैठते ही कहा, तो आज खत्म करते हैं। मेरे भीतर एक आवाज़ आई, हाँ आज शुरू करते हैं। लेकिन मैंने बस धीमे से कहा, ठीक है। सौरभ मेरे साथ थे, विक्रम के साथ उसका वकील। मीडिएटर ने सामान्य बातें की। फिर कागज सामने आए। विक्रम का वकील बोला, यह बहुत फेयर ड्राफ्ट है। मुझे हंसी आई, लेकिन मैं चुप रही। फेयर जिसमें मुझे किराए के कमरे जितना हिस्सा और मेरे बेटे से दूरी। मैंने पहली बार उस ड्राफ्ट को ध्यान से पढ़ा। पन्नों पर शब्द थे, लेकिन उन शब्दों के पीछे फंदे थे। ट्रांसफर, वेवर, फुल एंड फाइनल जैसे शब्द किसी हथियार की तरह दिख रहे थे। और वही कई लाइबिलिटीज से जुड़ी भाषा भी थी, इतनी तकनीकी की कोई आम इंसान न समझे। विक्रम बार बार मेरे हाथ की तरफ देखता, जैसे वह इंतजार कर रहा हो कि मैं तुरंत साइन कर दूँ। मैं पढ़ना पड़ता। फिर अगला मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मैं यह समझ नहीं पा रही हूँ। विक्रम ने तुरंत कहा, समझने की जरूरत नहीं, साइन कर दो। मीडिएटर ने टोका, मैडम को समझने दीजिए। विक्रम ने नकली मुस्कान के साथ कहा, वो बहुत इमोशनल है।
सर इसे बस ड्रामा करना आता है। उसने मुझे सबके सामने छोटा किया ताकि मैं दब जाऊं। मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली और धीमी आवाज में कहा, मैं अपने वकील से पूछना चाहती हूँ। सौरभ ने मेरी तरफ देखा, जैसे कह रहे हो ठीक यही। वह बोले, हम इसे रिव्यू करेंगे। विक्रम के चेहरे पर जुजू लाइट आई। कितना रिव्यू? 3 दिन, 7 दिन? तुम लोग यह खींचना चाहते हो? मैंने पहली बार बहुत धीरे से कहा। विक्रम, आरव का ख्याल। वो बीच में काट गया। आरव का ख्याल मुझे है। उसने यह ऐसे कहा जैसे वो आरव को भी अपने नाम ट्रांसफर कराना चाहता हो। मेडिटेशन उस दिन ख़त्म नहीं हुआ। तारीख आगे बढ़ी और यही बात विक्रम को सबसे ज़्यादा चुभ, क्योंकि वह चाहता था कि मैं जल्दी हार मान लूँ। घर लौटते ही उसने मेरा रास्ता रोका। सास किचन में थी, लेकिन उनकी सुनने की आदत बहुत तेज थी। विक्रम ने धीमे लेकिन जहरीले स्वर में कहा, तुमने आज बहुत चालाकी की। मैंने डर कर कहा, मैं बस समझना चाहती थी। विक्रम ने दांत खींच कर कहा, तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस मानना है। उसने मेरी कलाई पकड़ी, हल्के से, लेकिन इतना कि मुझे एहसास हो जाए कि वह कर सकता है। मैंने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया और एकदम शांत आवाज में कहा, मुझे दर्द हुआ। विक्रम ने हाथ पीछे खींच लिया, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। सांस वही आ गई। क्या हुआ? विक्रम ने झूठी हंसी हंसी। कुछ नहीं माँ, यह बस बहाना ढूंढ रही है। माया देवी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में सहानुभूति नहीं, चेतावनी थी। बहू घर बचाना चाहती हो तो ऐसी बातें मत बढ़ाओ। मैंने सिर झुका लिया। उन्हें लगा मैं दब गई और वही चाहिए था। उसी रात विक्रम का फोन बजा। वो दूसरे कमरे में बात कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ का एक टुकड़ा मेरे कान में घुस गया। हाँ, चिंता मत कर, वो कुछ नहीं करेगी, बस थोड़ी देर है, सब मेरे हाथ में है। उस वाक्य में इतना विश्वास था कि मुझे पहली बार यकीन हुआ। वो सच में मुझे कुछ नहीं समझता। वह मुझे कमज़ोर समझकर अपने आप को मजबूत मान रहा है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मैंने अगले दिन सौरभ का कॉल किया। वो मुझे जल्दी साइन करवाना चाहता है। सौरभ बोले, यही हम चाहिए। जो आदमी जल्दी करवाता है वह कुछ छुपा रहा होता है, या फिर उसे लगता है कि आप पढ़ नहीं पाएगी। मैंने कहा, मैं पढ़ रही हूँ, पर कुछ शब्द। सौरभ ने कहा, आप उसे मत बताइए कि आप समझ रही हैं। आप कंफ्यूजन दिखाइए और हर बार एक ही बात कहिए, मैं रिव्यू करूँगी। मैंने पूछा, अगर वो आरोप को लेकर धमकाए? सौरभ का स्वर सख्त हो गया। तो आप बस एक लाइन कहिए, आप बेटे को बीच में मत लाइए, और उसके बाद कुछ नहीं। जितना आप जवाब देगी वो इतना नियंत्रण लेगा। मैंने अपनी डायरी में लिख लिया, कम बोलो, साफ बोलो, एक ही लाइन। उसके बाद मेरे दिन एक खास पैटर्न में चलने लगे। सुबह आरव, स्कूल, लंच, पढ़ाई, दोपहर सास की बातें, सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में किसी की शादी, किसी का झगड़ा, किसी की बीमारी, शाम को विक्रम का नकली नाटक, कभी बहुत सभ्य, कभी बहुत क्रूर, और रात को जब सब सो जाते मैं कागजों की दुनिया में उतर जाती। मैंने बैंक की स्टेटमेंट ढूंढी, पुराने मेल्स खोले, एक एक स्क्रीनशॉट निकाला। मैंने वह भी याद किया कि विक्रम ने एक बार मुझसे कहा था, बस एक फॉर्म पर साइन कर दो, यह बस KYC है। उस दिन मैंने बिना पढ़े साइन किया था। आज मैं उसी साइन को अपने दिमाग में उलट पुलट कर देख रही थी। मैंने क्या कर दिया था? नेहा ने मुझे एक छोटा सा नियम सिखाया, हर डॉक्यूमेंट में 3 चीज़ देखो, नाम, तारीख और ओब्लिगेशन। मैंने उस नियम को अपना हथियार बना लिया और
धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि विक्रम की जिंदगी कर्ज के धागों से बनती है। उसने बड़े बड़े सपने कर्ज में खरीदे थे और अब वो उन सपनों का बोझ मेरे सिर पर रखना चाहता था, बिना मुझे बताए। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बोझ कभी छुपता नहीं, बस सही रोशनी चाहिए। दूसरी मेडिएशन के दिन विक्रम और ज़्यादा एग्रेसिव था। उसका वकील मुस्कुराकर बोला, मैडम, आप प्रैक्टिकल हो जाए। आपके पास लड़ने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा और पहली बार मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने इसे बाहर नहीं आने दिया। मैंने धीमे स्वर में कहा, मैं प्रैक्टिकल ही हूँ, इसलिए पढ़ रही हूँ। विक्रम ने मेज पर उंगली थपथपाई। कितना पढ़ो? तुम्हारे पढ़ने से क्या बदल जाएगा? मैंने हौले से कहा, मुझे बस आरव के लिए। विक्रम फिर काट गया। आरव मेरे साथ रहेगा, यह तय है। उसने तय है ऐसे कहा जैसे भगवान ने उसे अधिकार दे दिया हो। मीडिएटर ने फिर समझाया, पर विक्रम के लिए समझौता कमजोरी था। उसे सिर्फ चीज चाहिए थी। उस दिन एक छोटी सी चीज हुई जिसने मेरे भीतर की तैयारी को तेज कर लिया। विक्रम के वकील ने गलती से एक पन्ना जल्दी पलट दिया और मुझे एक लाइन दिख गई, आउटस्टैंडिंग ओब्लिगेशंस अटैच टू ट्रांसफर प्रॉपर्टीज सेल बी बोर्न बाई ट्रांसफरिंग। मैंने तुरंत नज़र हटा ली, जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं, लेकिन भीतर मेरे दिमाग में अलार्म बज गया। यानी जो संपत्ति ट्रांसफ़र होगी उसकी जिम्मेदारी भी ट्रांसफ़र होगी। विक्रम जिस घर को अपनी जीत मान रहा था वो उसके लिए फंदा बन सकता था। मैंने उस लाइन को रात में सोरम को दिखाया। सोरम ने मुस्कुराकर कहा, बस यही वो दरवाज़ा है जहाँ से हम अंदर जाएंगे। मैंने पूछा, अब? सोरम ने कहा, अब आप उन्हें और कॉन्फिडेंट बनाइए। उन्हें लगना चाहिए कि आप जल्द ही सरेंडर कर देगी और सही वक्त पर हम कोर्ट में सही डॉक्यूमेंट रखेंगे। मैंने धीरे से कहा, मैं डर गई हूँ। सोरम ने शांत आवाज में कहा, डर दिखाइए, लेकिन फैसला मत बदलिए। विक्रम ने कुछ दिनों बाद मुझे अच्छा बनने की कोशिश की। एक साल वो आरव के लिए चॉकलेट लेकर आया। आरव खुश हुआ। विक्रम ने मेरे सामने बच्चे को गोद में लिया और कहा, देखो बेटा, पापा तुम्हारे लिए सब करेगा। और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, तुम भी ये समझ जाओ। उसकी मिठास नकली थी, लेकिन प्रभावी थी, क्योंकि वो आरव के सामने मुझे कठोर दिखाना चाहता था। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ समझ रही हूँ। विक्रम ने सोचा, यह टूट रही है। मैंने अपने भीतर कहा, हाँ टूट रही हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे भ्रम के लिए। उसी हफ्ते माया देवी ने मेरे कमरे में आकर कहा, बहू, मैं भी औरत हूँ, मैं समझती हूँ, पर घर बचाने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है। मैंने पूछा, माँ जी, अगर झुकते झुकते इंसान टूट जाए तो वो झुके? फिर बोली, टूटना नहीं चाहिए, समझदारी से चलना चाहिए। मैंने सिर हिलाया। मैं उन्हें बहस नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनकी दुनिया में बहुत का दर्द अस्थायी होता है और बेटे की प्रतिष्ठा स्थायी। मैंने बस इतना कहा, मैं समझदारी से ही चल रही हूँ। उन्होंने राहत की सांस ली। उन्हें लगा मैं हार मान रही हूँ और मुझे यही चाहिए था। दिन बीतते गए। कोर्ट की अगली तारीख नज़दीक आ गई। विक्रम के मैसेजेस बढ़ गए, कभी धमकी, कभी मीठी बात। तुम्हें मैंने टेस्ट दे दूंगा, तुम्हें एक छोटा प्लेट दिलवा दूंगा, तुम अपने मायके चले जाना। वह मुझे मेरे ही जीवन का भिखारी बनाना चाहता था और हर बार वह दे दूंगा कहता, जिससे मैं कुछ ही नहीं, सिर्फ नीले वाली। मुझे याद आया मैंने कितनी बार उसे बिना कहे दिया था। समय, सम्मान, भरोसा
और उसने सबको फॉर्मेलिटी समझ लिया। एक रात जब आरव सो गया तो विक्रम ने मेरे सामने एक नया ड्राफ्ट रखा। उसकी आवाज़ में जीत की चमक थी। यह फाइनल है, कल साइन कर देना, कोर्ट में पेश कर देंगे। मैंने पन्ने उठाए। मेरे हाथों में हल्का सा कंपन था, लेकिन मैं जानती थी यह कंपन मेरे पक्ष में जाएगा। लोग इसे डर समझेंगे। मैंने पन्ने पलटे। कई जगह वही शब्द, कई जगह वही याद, लेकिन इस बार एक चीज़ साफ थी। ट्रांसफ़र की लाइनें और ओब्लिगेशन की लाइनें। विक्रम का मतलब था कि मैं अपना हिस्सा छोड़ दूँ। मेरे लिए मतलब था कि वह अपने लिए बोझ उठाने जा रहा है। मैंने धीरे से कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। विक्रम का चेहरा तमतमा गया। अब भी अनामिका, तुम जानबूझकर कह रही हो। मैंने आंखें झुका ली। मैं बस डर रही हूँ। विक्रम के चेहरे पर एक पल के लिए संतोष आया। डर उसे यही चाहिए था। वो अचानक नरम पड़ा। देखो, डरने की जरूरत नहीं, बस साइन कर दो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। उसके परेशान नहीं करूँगा। मैं भी धमकी थी। मैंने कहा, कल सुबह। उसने कहा, ठीक है, कल सुबह। और वह कमरे से निकल गया जैसे उसने मुझे जीत लिया। उसके जाते ही मैं टेबल पर बैठ गई। मैंने तुरंत सौरभ को मैसेज किया। वो कल सुबह साइन करवाना चाहता था। नई फाइल में ओब्लिगेशंस वाली साइन लाइन है। सौरभ का जवाब कुछ मिनट में आया। अच्छा, आप कल कुछ भी बिना मेरे देखे साइन नहीं करेंगी। और हाँ, शांत रहिए। जो होना है वह कोर्ट में होगा। मैंने फ़ोन बंद किया और लंबे समय तक बस सांस लेती रही। मेरे सामने आरव की तस्वीर थी। उसकी पुल वाली फ़ोटो जिसमें वो मुस्कुरा रहा था। मैंने धीरे से खुद से कहा, मैं यह नहीं होने दूंगी कि मेरा बेटा मुझे कमज़ोर समझे। और फिर मुझे एक और बात याद आई। विक्रम ने कहा था, कोर्ट भी वही देखेगा जो मैं कमाता हूँ। उसे नहीं पता था कि कोर्ट सिर्फ पैसे नहीं देखता, वो इज्जत भी देखता है। और सबूत भी। अगली सुबह सोसाइटी के गार्ड ने नीचे किसी को झगड़ा किया। लिफ्ट में किसी पड़ोसन ने फुसफुसा कर कहा, सुना है चौथे टावर में कपल का केस चल रहा है। मैंने अपना चेहरा सीधा रखा। दिल्ली एनसीआर की सोसाइटी में सबसे तेज चीज़ लिफ्ट नहीं होती, खबर होती है। और विक्रम यही डर इस्तेमाल कर रहा था, बदनामी का डर। लेकिन अब बदनामी मेरे लिए सबसे छोटा डर था। सबसे बड़ा डर आरव था। मीडिएशन ने आखिरी राउंड से एक दिन पहले विक्रम ने रात को मेरे कमरे का दरवाज़ा बिना खटखटाए खोला। उसकी आंखें लाल थी। शायद उसने पी रखी थी या गुस्से में था। उसने कहा, तुम्हें पता है तुम बहुत बड़ा नुकसान कर रही हो। मैंने शांत आवाज़ में कहा, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं बस सोच रही हूँ। विक्रम ने हंसकर कहा, सोच दो। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा देंगी। मैंने सिर हिलाया, नहीं, वो मेरी नहीं। सुनकर थोड़ा शांत हुआ। उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बस कल साइन कर दो, फिर सब खत्म। मैंने कहा, ठीक है। उसने राहत की सांस ली, जैसे उसे यकीन हो गया कि मैं टूट चुकी हूँ। वो उठा और बोला, अच्छा, कल सुबह ठीक 10 बजे मैं फाइल लेकर आऊँगा। मैंने धीरे से कहा, जी। और उसने यह नहीं देखा कि मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। मेरी आंखों में सिर्फ समय था। काउंटर डाउन। उस रात मैं सोई नहीं। मैंने आरव के स्कूल बैग में किताबें सेट की ताकि सुबह मेरा दिमाग ना भटके। मैंने उसकी पानी की बोतल धोकर रखी। मैंने उसके टिफिन में उसकी पसंद का पराठा रखने का तय किया, क्योंकि अगर मैं कल की सुबह में कमज़ोर हुई तो उसकी ज़िंदगी का स्वाद भी बदल जाएगा। मैंने फिर सौरभ की कई बात दोहराई, कम बोलो, साफ बोलो, एक ही लाइन। मैंने अपने भीतर एक सिगरेट बनाई।
अगर विक्रम उस्काएगा तो मैं शांत रहूँगी। अगर वह आरव का नाम लेगा तो मैं बस कहूँगी बच्चे को बीच में मत लाइए। अगर वह साइन के लिए दबाव डालेगा तो मैं कहूँगी मैं वकील से पूछ कर ही बस। और इसी के साथ मैंने अपनी सांसों को धीमा किया, जैसे कोई खिलाड़ी मैच से पहले अपनी धड़कन संभालता है। सुबह हुई, घर में वही चाय की खुशबू, वही पूजा की घंटी, वही सोसाइटी का सुर। विक्रम जल्दी उठा। शायद पहली बार उसने शर्ट बदली, बाल सेट किए और फाइल को ऐसे हाथ में लिया जैसे वह कोई ट्रॉफी हो। माया देवी ने उसे टीका लगाया। भगवान करे सब तेरे पक्ष में हो। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, सब मेरे पक्ष में ही है माँ। और फिर उसकी नज़र मेरी तरफ गई। तैयार? मैंने अपनी पल के नीचे की ओर कहा। हाँ, मेरे भीतर एक ही वाक्य चल रहा था, तैयार मैं नहीं तुम हो। तुम अपनी ही जीत के कागज लेकर जा रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं कि उन कागजों में तुम्हारी हार की स्याही पहले से लगी है। हम बाहर निकले। आरव सो रहा था। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा और मन ही मन कहा, आज हम तुम्हारे लिए सही करेंगे। विक्रम ने कार स्टार्ट की। रास्ते में वो लगातार बोलता रहा, कितनी जल्दी सब खत्म हो जाएगा, कैसे मैं समझदार बन रही हूँ, कैसे वो मुझे सेटल कर देगा। मैं बस खिड़की के बाहर देखती रही। गुरुग्राम की सड़कें, बिल्डिंग्स, होर्डिंग्स सब दौड़ रहे थे, जैसे मेरी जिंदगी भी दौड़ रही है। और इसी दौड़ के बीच मेरे भीतर एक अजीब सी शांति थी। शांति इसलिए नहीं कि डर खत्म हो गया था, शांति इसलिए कि अब मैं अपने डर को इस्तेमाल करना सीख गई थी। कोर्ट के बाहर गाड़ी रुकी। विक्रम ने फाइल को और कसकर पकड़ा। उसने कहा, आज तुम साइन करोगी और फिर तुम आज़ाद हो। मैंने उसकी तरफ देखा, पहली बार बहुत सीधे, और मन में कहा, आज मैं साइन नहीं, तुम्हारी कहानी का अंत शुरू करूँगी। मैंने बाहर कदम रखा। सूरज तेज था, लेकिन मेरे भीतर की ठंडक अब पिघलने वाली नहीं थी। और जैसे ही हम कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, विक्रम के फ़ोन पर एक कॉल आया। वो मुस्कुराया, हाँ बस पहुंच गया हूँ, आज सब हो जाएगा। उसने फ़ोन काटा और मेरी तरफ देखकर कहा, चलो। मैंने सिर हिलाया। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, विक्रम के हाथ में फाइल थी। और यही फ़र्क आज उसकी सबसे बड़ी भूल बनने वाला था। कोर्ट की सीढ़ियाँ और चढ़ते हुए मेरे कदम भारी नहीं थे, बस सावधान थे, जिससे कोई आदमी बारिश में फिसलने से बचने के लिए धीरे चलता है। विक्रम आगे आगे था। उसके हाथ में वही फाइल थी जिसे वह ट्रॉफी की तरह पकड़ रहा था। उसकी उंगलियां उस फाइल पर ऐसे जमी थी जैसे डर हो कि कहीं कोई छीन ना ले। फ़ोन कॉल के बाद उसका मूड और ऊपर चला गया था। उसने चलते चलते कहा, देखा सब सेट है, आज बस साइन हो गए और ख़त्म। मैंने बस सिर हिलाया। मेरे अंदर एक ही बात थी, आज ख़त्म जरूर होगा, पर वैसा नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। कोर्ट कॉरिडोर में वही शोर था, वकीलों की फाइलें, क्लर्क की आवाज़, लोगों के चेहरे पर थकान, और हर किसी की आंखों में एक कहानी। कुछ कहानियाँ गलतफहमी की थी, कुछ धोखे की, और कुछ बस समय की मार। मैं एक पल के लिए रुकी और दीवार पर लगे नोटिस बोर्ड को देखा। तारीखें, केस नंबर, नाम। कागज पर लिखे नाम कितने छोटे लगते हैं जब असल में उनके पीछे पूरी जिंदगी खड़ी होती है। सौरभ कपूर वहाँ पहले से मौजूद थे। उन्होंने मुझे देखते ही बस एक बार आंखों से पूछा, तैयार? मैंने बहुत हल्का सा सिर हिलाया। मेरे हाथ ठंडे थे, लेकिन मेरी पीठ सीधी थी। विक्रम ने सौरभ को देखकर ऐसे मुस्कुराया जैसा वह किसी कमजोर खिलाड़ी को देखकर मुस्कुराता है।
उसने मेरे कान के पास आकर कहा, तुमने अच्छा किया कि आखिरकार समझ गई। मैंने मन में कहा, हाँ मैंने समझ लिया तुम्हें। हम कोर्ट रूम में दाखिल हुए। जज साहब की सीट, सामने की टेबल, कुर्सी, वही पुरानी लकड़ी की गंध और हवा में हल्का सा पंखे का शोर। विक्रम ने बैठते ही अपनी फाइल खोली। उसके वकील ने अपना पेन निकाला, जैसे साइन होने ही वाले हैं। विक्रम बार बार मेरी तरफ देखता, बार बार अपनी घड़ी देखता और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उत्सुकता थी, जैसे उसे मजा आ रहा हो कि मैं कैसे हारूंगी। मैंने अपनी नज़र नीचे रखी। मुझे उससे नज़र मिलाने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे बस सही वक्त तक खुद को संभालना था। जज साहब आए, सब खड़े हुए, फिर सब बैठे। क्लर्क ने केस कॉल किया। विक्रम का वकील तुरंत उठा, माय लॉर्ड, दोनों पक्षों समझौते के लिए तैयार है। हमारे पास फाइनल सेटलमेंट ड्राफ्ट है। उसने यह ऐसे कहा जैसे वह कोई इनाम बांट रहा हो। जज साहब ने मेरी तरफ देखा। मैडम, आप तैयार हैं? मेरे गले में एक पल के लिए सूखापन आया, पर मैंने वही लाइन पकड़ी जो मैंने रात पर अभ्यास की थी। मैंने शांत आवाज में कहा, माय लॉर्ड, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ सही तरीके से हो। मैं बस अपने बच्चे की सुरक्षा और स्थिरता चाहती हूँ। विक्रम का चेहरा हल्का सा टीढ़ा, जैसे उसे मेरी ये बात पसंद नहीं है कि मैं बच्चे को अदालत में पिला रही हूँ। लेकिन जज साहब ने सिर हिलाया। ठीक है, ड्राफ्ट दिखाए। विक्रम के वकील ने फाइल आगे बढ़ाई। उसने कुछ पन्ने पलटे, कुछ क्लोज बताए और बार बार यह दोहराया कि यह फेयर है। मैंने देखा वह क्लोज पढ़ते वक्त एक खास हिस्से को जल्दी जल्दी पार कर रहा था। मैंने चेहरा वैसा ही रखा जैसे मैं कुछ समझ नहीं पा रही, पर मेरे भीतर दिमाग एक एक शब्द पकड़ रहा था और स्वरम भी वही पकड़ रहे थे। मैंने उनकी उंगलियों को हल्का सा इशारा देखा, जैसे कह रहे हो अब। जज साहब ने पूछा, मैडम, आप सहमत हैं? विक्रम ने मेरी तरफ तेज निगाह डाली। उस निगाह में आदेश था, दबाव था। वो चाहता था कि मैं वही सिर हिला दूँ। मैंने धीरे से कहा, माय लॉर्ड, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। विक्रम का वकील तुरंत बोला, माय लॉर्ड, सब क्लियर है, अब कोई नई बात। जज साहब ने हाथ उठाकर रोका, पहले सुन लेते हैं। विक्रम की उंगलियां कुर्सी से के हथे पर कस गई। मैंने गहरी सांस ली। माय लॉर्ड, मेरे पति कह रहे हैं कि मैं सिर्फ घर संभालती थी, मेरा कोई योगदान नहीं। लेकिन मैंने इस बच्चे को पाला है, मैंने घर चलाया है और मैंने उनके कहने पर कई बार बिना पढ़े कागजों पर साइन भी किए थे। अब मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि जो भी सेटलमेंट हो वह पूरी जानकारी के साथ हो। मैंने इतना ही कहा, लंबा भाषण नहीं, बस एक पीस। और उस पीस का असर तुरंत दिखा। जज साहब ने विक्रम के वकील को देखा। मैडम कह रही है कि उन्होंने बिना पढ़े कागज साइन किए। ड्राफ्ट में कोई लायबिलिटी या ओब्लिगेशन ट्रांसफ़र हो रहा है। विक्रम के वकील का चेहरा एक पल के लिए ठीका। माय लॉर्ड, यह स्टैंडर्ड। जज साहब ने कहा, स्टैंडर्ड या नहीं, बताइए। सौरभ उठे। उनकी आवाज़ शांत थी, लेकिन शब्द बहुत साफ। माय लॉर्ड, हमें सिर्फ एक क्लेरिफिकेशन चाहिए। ड्राफ्ट में ट्रांसफर प्रोजेक्ट के साउथ अटेंशन ओब्लिगेशंस और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज की ट्रांसफर पर शिफ्ट होती है। यह लाइन ड्राफ्ट में लिखी है। हमें आशंका है कि पिटिशनर यानी पति सिर्फ एसेट्स की बात कर रहे हैं, लायबिलिटीज की नहीं। और मैडम को यह पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया गया। कोर्ट रूम में हल्की सी ससराहट हुई। विक्रम के चेहरे से मुस्कान जैसी किसी ने कपड़े की तरह खींच ली। उसने तुरंत कहा, यह सब टेक्निकल है माय लॉर्ड। उसके वकील बेवजह जज साहब ने
उसे देखा। मिस्टर विक्रम, आप बैठिए, पहले मैं दस्तावेज देखूंगा। जज साहब ने ड्राफ्ट की लाइन पर उंगली रखी। उन्होंने धीरे धीरे पढ़ा। फिर उन्होंने सिर उठाकर पूछा, यह लिखा है कि ट्रांसपोर्ट एस्टर्स के साथ जुड़ी आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशंस भी ट्रांसफर ही बेयर करेगा, तो आप मैडम को क्या दे रहे हैं और आप क्या ले रहे हैं? विक्रम का वकील बोलने लगा, माय लॉर्ड, पति घर और कार ले रहे हैं। जज साहब ने पूछा, और उस घर पर कितना लोन है? विक्रम के वकील ने गला साफ किया, माय लॉर्ड, वह विवरण विक्रम बीच में कूद पड़ा, यह जरूरी नहीं है। उसकी आवाज़ तेज थी। कोर्ट रूम की हवा में पहली बार उसका कंट्रोल टूटता देखा। जज साहब का चेहरा सख्त हो गया। जरूरी है, आप सेटलमेंट कर रहे हैं, कोर्ट ब्लाइंड सिग्नेचर नहीं करवाता। कितना लोन है? विक्रम ने अपने वकील की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, बोलो। पर वकील की आंखें में अब घबराहट थी। सोरम ने एक अलग फाइल खोली। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, हमारे पास कुछ बैंक नोटिस और स्टेटमेंट की कॉपी है जो मैडम को पुराने ईमेल से मिली। हम कोर्ट को यह दिखाना चाहते हैं कि इन प्रॉपर्टीज पर सब्सटेंशियल लायबिलिटीज है। उन्होंने पेपर आगे बढ़ाए। मैंने जज साहब की आंखों में बदलाव देखा। वह अब कहानी नहीं सच देख रहे हैं। विक्रम का चेहरा पत्थर आ गया। उसने धीमे से कहा, यह झूठ है, लेकिन उसकी आवाज़ में भरोसा नहीं था, सिर्फ डर था। जज साहब ने पेपर पलटे। उन्होंने पूछा, मिस्टर विक्रम, आप असेंस मांग रहे हैं, लेकिन लायबिलिटीज डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे हैं? विक्रम ने गुस्से में कहा, मैं डिस्क्लोज करूं या ना करूं, यह मेरा जज साहब ने टोक दिया। यह अदालत है, यहाँ मेरा और तेरा नहीं चलता, यहाँ फैक्ट्स चलते हैं। विक्रम के वकील ने धीरे से कहा, माय लॉर्ड, हम डिटेल्स बाद में। जज साहब ने कहा, नहीं, आज नहीं तो सेटलमेंट नहीं, और अगर कंसीलमेंट है तो उसका असर कस्टडी और क्रेडिबिलिटी पर भी पड़ेगा। उस एक लाइन से विक्रम को जैसे जमीन से गिरा दिया। कस्टडी डॉट क्रेडिबिलिटी अब उसकी खेल की भाषा बदल चुकी थी। विक्रम ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से पहली बार वह सवाल था जो उसने कभी नहीं पूछा था, तुमने यह कैसे किया? मैंने नज़र मिलाई। मैं बस शांत रही, क्योंकि मेरे लिए यह जीतने की चीज़ नहीं थी, यह बचने की चीज़ थी। जज साहब ने एक पल रोककर कहा, मिस्टर विक्रम, आप अपनी पत्नी से सब कुछ लेना चाहते हैं, पर यह सब कुछ अगर कर्ज और ऑब्लिगेशंस के साथ है तो आप खुद उसे उठाने को भी तैयार है। विक्रम के मुंह से शब्द नहीं निकला। वो बस अपनी सीट पर हिला। उसके वकील ने फिर कोशिश की, माय लॉर्ड, हम सेटलमेंट रिवाइज। जज साहब ने कहा, रिवाइज करिए और पूरी डिस्क्लोजर दीजिए, और मैडम, आप किसी भी दस्तावेज पर बिना समझे साइन नहीं करेगी। कोर्ट यह सुनिश्चित करेगा। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आवाज़ अब थोड़ी नरम थी। आपको कोई थ्रेट या दबाव हो तो आप रिकॉर्ड पर बताइए। मैंने बस इतना कहा, माय लॉर्ड, मैं सिर्फ शांति चाहती हूँ और अपने बेटे का सुरक्षित भविष्य। विक्रम का चेहरा जल उठा, क्योंकि मेरा नहीं रही थी। मैं गिर नहीं रही थी, मैं बस खड़ी हो रही थी। कोर्ट ने अगली तारीख दी, लेकिन उस दिन फैसला नहीं हुआ। फिर भी उस दिन सब कुछ बदल गया, क्योंकि कोर्ट से बाहर निकलते ही विक्रम की दुनिया में दरार पड़ चुकी थी। वह कॉरिडोर में तेज तेज चल रहा था। उसका वकील उसके पीछे पीछे उसे समझा रहा था, हम हैंडल कर लेंगे, बस अभी शांत। विक्रम अचानक रुका और फुसफुसाया, तुमने कहा था ये आसान होगा।
उसका वकील बोला। वो डॉक्यूमेंट्स? विक्रम ने दांत पीस कर कहा। वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से? वकील ने कुछ नहीं कहा और विक्रम की नज़र सीधे मेरे ऊपर आ गई, जैसे वह जवाब मुझसे खींच लेना चाहता हो। वह मेरे पास आया। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरा पीठ में छुरा फूंका। मैंने पहली बार बहुत साफ आवाज में कहा, मैंने सच बोला। उसने कहा, तुमने यह सब छुपा कर रखा। मैंने कहा, जैसे तुमने अपने कर छुपाए। विक्रम के चेहरे पर एक पल के लिए ऐसी चोट आई जैसे मैंने उसका नकाब खींच लिया हो। उसने आवाज़ ऊंची की, तुम्हें समझ नहीं है? यह सब विदेश शोरूम ने बीच में कहा। अब कोर्ट में बात होगी। विक्रम का हाथ उठा जैसे वो कुछ कहे, फिर उसने खुद को रोका। वो जान गया था कि वो हर हरकत रिकॉर्ड बन सकती है, और जब एक आदमी पहली बार अपने आप को रोकता है, वही उसकी असली हार होती है। घर लौटते वक्त विक्रम चुप था। यह वही आदमी था जो सुबह रास्ते पर बोल रहा था। अब उसकी खामोशी बहुत भारी थी। उसने कार के स्टीयरिंग को इतना कसकर पकड़ा था जैसे उसे डर हो कि नियंत्रण हाथ से निकल जाएगा। और सच यही था, नियंत्रण निकल चुका था। घर पहुंचते ही मायादेवी ने पूछा, क्या हुआ? विक्रम ने चला कर कहा, कुछ नहीं। मायादेवी ने मेरी तरफ देखा। बहू, तुमने क्या किया? मैंने बहुत शांत स्वर में कहा, माँ जी, मैंने बस अपने वकील से सलाह ली। उनके चेहरे पर गुस्सा आया। तुम्हें कोर्ट में घर की बात उछाल दी। मैंने कहा, घर की बात घर में ही छुपाई गई थी। माँ जी, मैंने बस कागज़ पढ़े और ठेठ की कागज़ पढ़े। उनके लिए यह बात ही बहुत थी, क्योंकि कई घरों में बहू का पढ़ना भी तब तक ठीक है जब तक वह सवाल न बन जाए। विक्रम ने अचानक कहा, आरव कहाँ है? मैंने कहा, स्कूल से आ गया है, होमवर्क कर रहा है। विक्रम सीधे उसके कमरे की तरफ गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हुई, क्योंकि मैं जानती थी जब आदमी हारता है वो अक्सर कमजोर पर गुस्सा निकालता है। और आरव सबसे कमजोर नहीं था, सबसे मासूम था। मैं तुरंत पीछे गई। विक्रम ने आरव को देखा और बहुत मीठी आवाज़ में कहा, बेटा, मम्मा ने आज पापा को बहुत परेशान किया। आरव ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें सवाल से भर गई। मैंने धीमे से कहा, आरव, तुम पढ़ाई करो। विक्रम ने फिर से कहा, देखो बेटा, पापा तुम्हें हमेशा अपने पास रखेंगे। कोई तुम्हें अलग नहीं करेगा। यह प्यार नहीं था, यह घोषणा थी। मेरे भीतर आग उठी, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। मैंने सूरम की बात याद की, बच्चे को बीच में मत आने दो। मैंने बस इतना कहा, विक्रम, बच्चे को बीच में मत लाइए। मेरी आवाज़ पहली बार इतनी स्थिर थी कि कमरे की हवा भी थम गई। विक्रम ने मेरी तरफ देखा, फिर उसने झटके से कहा, तुम्हें लगता है तुम जीत गई? मैंने कहा, मैं जीतने नहीं आई, मैं बचने आई हूँ। विक्रम हंसा, लेकिन हंसी खोखली थी। बचने आई हो? अब देखो तुम कैसे बचती हो। और बाहर चला गया। दरवाज़ा जोर से बंद नहीं किया, बस धीरे से बंद किया, जैसे वह खुद को संभाल रहा हो। और यही सबसे डरावना था। उस रात मेरा फ़ोन बजा। एक अनजान नंबर मैंने उठाया। उधर से एक लड़के की आवाज़, आप अनामिका है? मैंने कहा, हाँ। उसने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मैं रिया। मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। रिया, विक्रम के फ़ोन की परफ्यूम वाली खुशबू का जवाब। मैंने अपनी आवाज़ शांत रखी। कहिए। रिया ने कहा, मैं आपको समझाने के लिए नहीं, बताने के लिए कॉल कर रही हूँ। विक्रम ने मुझसे कहा था कि आप लोग एमकवली अलग हो रहे हो। आज उसने मुझे कोर्ट के बाहर फ़ोन किया। वो चिल्ला रहा था, कह रहा था सब कुछ उल्टा हो गया।
उसकी आवाज़ में घबराहट थी। मैंने पूछा, आप क्यों कॉल कर रही है? रिया ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के घर टूटने का कारण बनूं। और उसने मुझे बताया कि इसके ऊपर कितने लोन है। मैं डर गई। मैंने उससे पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो बोला, यह सब हैंडल हो जाएगा। पर मुझे नहीं लगता यह हैंडल होगा। मैंने एक पल आंखें बंद की। कितना अजीब है जो सच में सालों में पकड़ पाई। वो उससे नई लड़की को एक दिन में डराने लगा, क्योंकि डर हमेशा सच से आता है। रिया ने आगे कहा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि वो आपको बहुत मैनिपुलेट कर रहा है और वो पैसे की बात में बहुत झूठ बोलता है। मैंने कहा, मैं जानती हूँ। मेरी आवाज़ में कोई चीज नहीं थी, बस थकान थी। रिया ने कहा, मैं उससे दूर जा रही हूँ। फिर उसने फ़ोन काट दिया। मैंने फ़ोन नीचे रखा। मेरे हाथ नहीं कांपे। मेरे अंदर बस एक खालीपन था, क्योंकि किसी तीसरे का हटना मेरे लिए खुशी नहीं लाता। मेरे लिए बस यह मायने रखता था कि मेरे बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो। अगले कुछ दिनों में विक्रम का व्यवहार बदल गया। अब वो पहले की तरह आदेश नहीं देता था। वह सौदेबाजी करता था। कभी कहता, चलो घर तुम रख लो, बस कार दे दो। कभी कहता, ठीक है, मैं आरा को तुम्हारे पास रहने दूंगा, बस तुम यह लाइबिलिटीज वाली बात कोर्ट में मत उठाना। उसका असली चेहरा सामने आ गया था। अब उसे इज्जत की चिंता नहीं थी, उसे भुगतान की चिंता थी। वो जब आदमी इज्जत छोड़कर भुगतान पर आ जाता है, समझ लो उसका अहंकार टूट चुका है। माया देवी ने एक दिन मुझे किचन में रोका। उनकी आवाज़ धीमी थी, जैसे सोसाइटी की दीवारों भी डरती हुई। बहू, यह सब इतना बड़ा कर्ज है। मैंने चम्मच रख दिया। मैंने कहा, माँ जी, मुझे भी पूरी तस्वीर नहीं पता, पर इतना पता है कि सब कुछ उतना चमकदार नहीं था। वह कुर्सी पर बैठ गए। उनका चेहरा पहली बार उम्र वाला लग रहा था। विक्रम ने हमें कुछ नहीं बताया। मैंने कहा, उसने मुझे भी नहीं बताया। माया देवी ने धीरे से कहा, पर तुमने कोर्ट में तुमने हमें सबके सामने उनकी बात अधूरी रह गई। मैंने कहा, माँ जी, मैं आपको सामने नहीं गई थी, मैं अपने बच्चे के सामने खड़ी हुई थी। उससे पल उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया, गुस्सा भी, शर्म भी, और कहीं बहुत अंदर डर भी, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि बेटे का सच उनकी पूजा की माला से नहीं बदल सकता। फाइनल सुनवाई की तारीख आई। इस बार विक्रम का चेहरा अलग था। वो सूट में था, लेकिन अंदर से बिखरा हुआ। उसके कंधे थोड़े झुके थे। उसके आंखों में रातों की नींद गायब थी। वो अब जीतने नहीं आया था, वह नुकसान कम करने आया था। और यह फर्क बहुत बड़ा होता है। कोर्ट रूम में फिर वही प्रक्रिया। जज साहब ने पूछा, क्या रिवाइज सेटलमेंट आया? विक्रम के वकील ने बहुत विनम्र आवाज में कहा, माय लॉर्ड, हमने रिवाइज टर्म्स तैयार की है और हम सभी लायबिलिटीज का डिस्क्लोज भी देंगे। उस विनम्र हार की गंध थी। जज साहब ने सोरम की तरफ देखा। मिस्टर कपूर, सोरम ने कहा, माय लॉर्ड, हम रीजनेबल टर्म्स चाहते हैं। मैडम ने कभी अनफेयर कुछ नहीं मांगा। वो सिर्फ कस्टडी और स्टेबिलिटी चाहती है और यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जो भी ट्रांसफ़र हो वह इनफोर्ड हो। जज साहब ने सिर हिलाया। उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैडम, आप क्या चाहते हैं? मेरे दिल में आरव का चेहरा आया। मैंने कहा, माय लॉर्ड, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरे साथ रहे और पिता को मिलने का हक मिले, लेकिन बच्चे को धमकी या मैनिपुलेशन से दूर रखा जाए। मैं किसी का पैसा नहीं चाहती, मैं बस अपना और अपने बच्चे का सम्मान चाहती हूँ। कोर्ट रूम में कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांति हो गई।
विक्रम ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। शायद पछतावा, शायद गुस्सा, शायद दोनों। जज साहब ने कहा, ठीक है, निम्नलिखित शर्तें। उन्होंने शर्तें बताई। मैं सब कान लगाकर सुनते रहे। कस्टडी का प्राइमरी हिस्सा मेरे पास। विक्रम को विजिटेशन अलाउंस की बात, फैक्टर्स के हिसाब से और लाइबिलिटीज की पूरी डिस्क्लोजर। उनके आज में कोई भावना नहीं थी, लेकिन न्याय की ठंडक थी और मुझे वही चाहिए था। मुझे किसी का बदला नहीं चाहिए था। मुझे एक सुरक्षित रास्ता चाहिए था। विक्रम के वकील ने साइन के लिए कागज आगे बढ़ाए। इस बार विक्रम के साथ काँप रहे थे। उसे याद होगा कैसे उसने चाहा था कि मेरे हाथ काँपे। आज उसके हाथ काँप रहे थे। उसने पेन उठाया, उसकी उंगलियां ठिठकी। उसने एक पल मेरी तरफ देखा। मैंने उसे नहीं देखा। मैंने बस अपनी सांस को स्थिर रखा। विक्रम ने साइन किया। फिर मेरा नंबर आया। मैंने कागज पढ़े, धीरे एक एक लाइन और फिर साइन किया। मेरा साइन किसी हार की मोहर नहीं था। मेरा साइन मेरी आज़ादी का पहला अक्षर था। कोर्ट से बाहर निकलते ही मुझे हवा अलग लगी, जैसे किसी ने गले से रस्सी हटाई हो। विक्रम मेरे पास आया। उसने धीमे से कहा, तुम खुश हो? मैंने कुछ सेकंड सोचा। खुशी शब्द छोटा पड़ रहा। मैंने कहा, मैं शांत हूँ। वो हंसा, बहुत हल्का सा। तुमने सब कुछ पलट दिया। मैंने कहा, मैंने सिर्फ सच को सामने रखा। विक्रम ने कहा, तुमने मुझे गिरा दिया। मैंने बहुत धीरे से कहा, तुम खुद अपने ऊपर खड़े थे। विक्रम, मैंने बस तुम्हारे नीचे की जमीन दिखा दी। उसके चेहरे पर एक पल की चुप्पी आई। फिर वह मुड़ा और चला गया। इस बार उसके कदम तेज नहीं थे। इस बार उसके कदम थके हुए थे। मैं सौरभ के साथ पार्किंग की तरफ बढ़ी। सौरभ ने कहा, आपने बहुत संभाल कर लिया। मैंने कहा, मुझे डर लग रहा था। सौरभ ने कहा, डर होना कमजोरी नहीं, डर का इस्तेमाल करना ताकत है। मैंने बस सिर हिलाया। मैंने अपने फ़ोन पर समय देखा। आरव की छुट्टी होने वाली थी। मेरे भीतर एक नया उत्साह है। अब मुझे अदालत नहीं, अपने बच्चे के पास जाना था। मैं सीधे स्कूल गई। आरव गेट पर खड़ा था। उसके कंधे पर बैग, बाल थोड़े बिखरे और चेहरे पर वही मासूम है। उसने मुझे देखते ही पूछा, मम्मा आज क्या हुआ? मैंने घुटनों के बल बैठकर उसका बैग ठीक किया। मैंने कहा, आज मम्मा ने एक जरूरी काम पूरा किया। आरव ने आंखें बड़ी की। पापा, मैंने कहा, पापा भी तुम्हारे पापा रहेंगे, लेकिन तुम मेरे साथ रहोगे और तुम दोगे नहीं। आरव ने धीमे से कहा, आप रोए। मैंने मुस्कुरा दिया। नहीं बेटा, आज मम्मा ने रोने की जगह सांस ली। आरव ने मुझे गले लगा लिया। उसके छोटे हाथों में इतना भरोसा था कि मेरी आंखें नम हो गई। लेकिन आंसू गिरने नहीं दिए, क्योंकि आज आंसू दुख के नहीं थे, आज आंसू राहत के थे। कल लौट कर मैंने सबसे पहले वही चीज़ की जो मैंने कई महीनों से नहीं की थी। मैंने खिड़की खोली। पूरी हवा अंदर आई, धूप अंदर आई और मेरे मन में भी जैसे एक खिड़की खुल गई। मैं देख कमरे से बाहर आई। उन्होंने मुझे देखा। उनकी आंखें भी कठोर थी, लेकिन उनमें पहले जैसा अधिकार नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा, आरव का ध्यान रखना। मैंने कहा, मैं हमेशा से रखती आई हूँ माँ जी। वह कुछ बोलना चाहती थी, फिर चुप हो गई। कभी कभी चुप्पी भी एक शिकार होती है। रात को जब आरव सो गया, मैं अकेली बैठी। टेबल पर वही फोल्डर था, वही कागज, वही तारीखें। मैंने उसे बंद किया और अलमारी में रख दिया। और फिर मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या मैं बदल गई? हाँ, मैं बदल गई, पर मैं पत्थर नहीं बनी।
मैं बस मजबूत बनी, क्योंकि मजबूत होने का मतलब यह नहीं कि दिल कठोर हो जाए। मजबूत होने का मतलब यह है कि दिल टूटे भी तो इंसान अपने कदम नहीं खोए। मैंने उस पल अपने पुराने डर को याद किया। सोसाइटी की बातें, लोगों के सवाल, रिश्तेदारों की फुसफुसाहट, और मैं हंसती, क्योंकि अब मुझे पता था दुनिया चाहे जो बोले, मेरे घर के अंदर मेरा बच्चा सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात, मेरे बेटे ने अपनी माँ को झुकते नहीं देखा, उसने अपनी माँ को उठते देखा। कुछ दिनों बाद विक्रम ने आरव को मिलने के लिए कॉल किया। उसकी आवाज़ इस बार आदेश वाली नहीं थी, वो बस औपचारिक थी। मैं शनिवार को आ सकता हूँ, मैंने कहा। हाँ, समय पर। वो बोला ठीक है, और फ़ोन कट गया। उस एक छोटे से कॉल में मुझे एहसास हुआ कि सत्ता के बिना कुछ लोग इंसान की तरह बोलना सीख जाते हैं। और शायद यही न्याय है, सजा नहीं, सीमा। कई बार सबसे बड़ी सजा यही होती है कि इंसान को पहली बार नियम मानना पड़े। समय बीतने लगा। मैंने अपने छोटे छोटे काम फिर शुरू किए। ट्यूशन, ऑनलाइन काम, आरव की क्लास, उसकी हॉबी, और सबसे ज़रूरी, मैंने खुद को फिर से पहचानना शुरू किया। कभी कभी सुबह चाय बनाते हुए मैं खुद से कहती, अनामिका, तुमने उस दिन कोर्ट में आवाज़ नहीं उठाई थी, तुमने बस सच रखा था। और सच के सामने सबसे बड़ा अहंकार भी देर सवेर झुक जाता है। और अब अगर आप यहाँ तक मेरी कहानी सुन रहे हैं, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कभी किसी ने आपको कमज़ोर समझकर दबाने की कोशिश की है? क्या कभी किसी ने आपके हिस्से का सम्मान आपसे छीनने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो याद रखिए, आपके पास हमेशा एक ताकत होती है, आपका सच, आपका धैर्य, और सही समय पर लिया गया सही फैसला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी राय कमेंट में जरूर बताना, और आपके शहर का नाम तथा अपना नाम जरूर लिखना। मिलते हैं कल ठीक 11 बजे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का मेरा धन्यवाद।